हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, जो कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं। उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्डअप होंगे। हमें निकालना आएगा, हमें यूज करना आएगा कि इस ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये एक्सप्रेशन क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। फैराडेज लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का किसी सर्किट में, इन अ सर्किट, इज इक्वल, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए टाइम रेट डी बाई डी टी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी थ्रू द सर्किट। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, वो बराबर होती है डी फाई बी बाई डी टी। जहां पर ये जो माइनस साइन आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, और वो हमें लेंज लॉ से पता चलेगा। जब हम लेंज लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे तो इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग लेंज लॉ पे पहुंचेंगे। बट एक कंप्लीटनेस के लिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, माइनस साइन यहां पर कैसे यूज होता है। ये माइनस साइन सिंपली ये कहता है कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि अगर किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ा होगा, अगर फ्लक्स क्या होगा, बढ़ा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके के फ्लक्स को यहां पर जनरेट करेगा। क्योंकि देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो जब इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस कॉइल पे करंट फ्लो होना चालू होगा। तो वो जब करंट फ्लो होगा उसकी वजह से भी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। देखिए बहुत सिंपली समझिएगा, एक तो है जो कि फ्लक्स इसके पास पहले से था, पहले से फ्लक्स इसके पास मौजूद था, और उस फ्लक्स के चेंज होने, लेट अस सपोज बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो फ्लक्स चेंज हुआ, बढ़ा तो चेंज हुआ। उस चेंज की वजह से, उस बढ़ने की वजह से इस पे इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, और ये ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये अपने अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। क्या होगी? इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो फ्लक्स बढ़ रहा था वो घटने लगेगा। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमें अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, अगर हमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके इस सोलेनॉइड पे डायरेक्शन क्या होगी करंट की वो फाइंड कर लेंगे। तो ये जो माइनस साइन है वो हमारा यूज होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने के लिए, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, ये जो माइनस साइन है, इसको अगर मैं हार्ड वर्ड्स का यूज करके बताऊं, मतलब कॉम्प्लिकेट करके बताऊं, तो सिंपली सी ये है कि जो ईएमएफ है वो आउट ऑफ फेज है विथ चेंज इन फ्लक्स। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसको सिंपल करके बताया कि जिस वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा अपने आप में एक प्रोड्यूस होगा कि उस कॉज को ही अपोज करने लगेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि आपने कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो ये कुछ ऐसा ही होता है कि जिसकी वजह से ये इसने जन्म लिया, ये उसी को ही खत्म करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर इस ये फ्लक्स बढ़ने की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो ये प्रोड्यूस होकर ऐसा अब अपने ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, और यही है यहां पर माइनस साइन का सिग्निफिकेंस, और जिसको कि हम लोग लेंस लॉ पे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो इस कॉइल के कितने हो, एन हो, तो हम लोग सिंपली एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर एक्सप्रेशन में। तो ये था हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चलते हैं आगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अगर आपने लगाना सीख लिया, कैसे लगाना है, क्या करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा चीजों को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि ये जो हमारा फाई है, ये जो फाई है हमारा फाई बी, ये देखिए कैसे कैसे चेंज हो सकता है। फाई बी हमारा, क्योंकि देखिए इसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है बी ए कॉस थीटा।
ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर पे मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था और कहा था कि ये याद रखिएगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी, वो डिपेंड करता है किस पे वो डिपेंड करता है बी पे, डिपेंड करता है ए पे, और डिपेंड करता है थीटा पर, कि बी और ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या तो एरिया को चेंज करके, या तो उन दोनों के बीच के एंगल को चेंज करके, क्योंकि एरिया यहां पर एरिया वेक्टर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज, तो इनके बीच का हम लोग एंगल भी देखते हैं। ठीक है, तो आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे हम लोग के लेंस लॉ के बाद के, उसमें हम लोग कोई केस होगा जहां पर कि हम लोग बी चेंज करके देख रहे होंगे कि कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक कोई केस होगा जहां पर कि हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से थीटा चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स के चेंज होने से कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से एक कोई केस होगा जहां पर कि एरिया को चेंज किया जाएगा, और देखेंगे फिर कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो आगे की स्टडी हमारी इसी पे ही पूरे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो 5b वाला टर्म है वो कैसे कैसे चेंज होता है, बी, थीटा और ए, और इन्हीं को ही हमें आगे क्या करना है, पढ़ना है कि किस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें पता है क्या हो रहा है, देखो यहां पर जो बी है वो सेम है, यानी कि यहां पर मैग्नेट्स, एक परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए गए हैं। इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, इसके अगल बगल ऐसे मैग्नेट रखे हुए हैं, और इन मैग्नेट्स के बीच में कॉयल है। क्या है, कॉयल रखी हुई है। एक बहुत ही सिंपल सा मैं बना रहा हूं ऐसा, बहुत ही सिंपल। यहां पर एक कॉयल की जगह पर बहुत ढेर सारी कॉयल्स होती हैं। तो यहां पर ऐसे कॉयल होती है, और ये कॉयल रोटेट करती है। तो जब कॉयल रोटेट करती है, तो इस कॉयल का भी एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ऐसे अगर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे ले लिया, ये एक कोई मैग्नेट होगा इधर, और इधर कोई मैग्नेट होगा इधर। ठीक है, तो ऐसे जब हम लोग ने ले लिया, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा क्या, यहां पर हमें मिलेगा कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो कांस्टेंट है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ये जो एरिया वेक्टर है, या एरिया कह लीजिए, एरिया, ये जो यहां पर एरिया की वैल्यू है, क्योंकि लूप हमारा अंदर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होता है। और वो कैसे होता है, जब इसको रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट, जो कि जैसे यहां पर कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये एरिया वेक्टर भी ऐसे घूमेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, जैसे ये हाथ में पकड़ रखा है, तो लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और एरिया वेक्टर लगातार घूम रहा है, कभी वो ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, तो लगातार उसके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो है यहाँ पर, वो थीटा चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारा जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो हमारा कैसे हेल्पफुल है चीज़ों को समझने में। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये कहां की बात हो रही है, ये बात हो रही है उन एक्सपेरिमेंट्स की जिसको कि हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। कि उन लेक्चर्स में ये उन एक्सपेरिमेंट्स पे, जैसे पहले इसके पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमारे पास एक ऐसा कॉयल था और उस कॉयल में एक मैग्नेट को इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हमें ये, क्योंकि जुड़ी हुई थी एक गैल्वेनोमीटर से, तो हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन बढ़ जाए, लार्ज डिफ्लेक्शन। तो लार्ज डिफ्लेक्शन का आखिर मीनिंग क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, हम अगर ये समझ जाएं कि लार्ज डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फॉर्मूला है ये, उसकी हेल्प से बता सकते हैं कि हम कैसे जो डिफ्लेक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को।
तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता क्यों है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है करंट की वजह से, यानी कि हम किस तरीके से करंट को बढ़ा दें। और करंट कब बढ़ेगा? जब बढ़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बढ़ेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब बढ़ेगा जब बढ़ेगा हमारा चेंज इन फ्लक्स। क्या बढ़ेगा? चेंज इन फ्लक्स। और ये चेंज इन फ्लक्स किस पे डिपेंड कर सकता है? बी पर, ए पर और थीटा पर। ठीक है, तो इस इन तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्लक्स है उसको चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। साथ ही में ये जो एप्सिलॉन होता है, या कह लीजिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, वो डिपेंड करता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि कितने कम समय पे जल्दी जल्दी अगर हम इस मैग्नेट को अंदर बाहर करें, इस मैग्नेट को अगर हम लोग जल्दी जल्दी अंदर बाहर करें, तो उस पे भी जो यहां पर चेंज है, मतलब ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि जब जल्दी जल्दी हम लोग चेंज करेंगे तो ये रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो करंट है, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है, रेजिस्टेंस जो इसकी वैल्यू है वो तो सेम है, तो हमारा V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V अगर बढ़ रहा है और ये सेम है, हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा हूँ कि अगर V बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। V क्या है? ये ईएमएफ V ही है, वोल्टेज। ठीक है, बात समझ पे आई? तो देखा आपने, आपको ये चीजें याद रखनी है कि कभी भी जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होने की अगर कहीं पे बात हो रही है, तो बी, ए, थीटा, रेट ऑफ चेंज, इन सबको देखना होता है। तो यहां पर उन्होंने कहा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हम लोग की बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहां पर करंट बढ़ जाए, और करंट कब बढ़ेगा? जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाए, क्योंकि बाकी सेटअप तो सेम है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बढ़ सकता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि डिपेंड करता है इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज और उसके रेट ऑफ चेंज पर। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज यानी कि टाइम, रैपिडली अगर हम उसको जल्दी जल्दी अंदर बाहर करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या कह लीजिए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आए तो हमारा यहाँ पर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अगर हम ये जो कॉयल है इसका एरिया बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अगर थीटा चेंज कर दें किसी तरीके से, अगर हम कर सकते तो करते, बट इस एक्सपेरिमेंट पे क्या हम थीटा चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर लें। ठीक है, क्या यूज कर लें? मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। सॉफ्ट अगर आयरन का ये हम लोग यहाँ पर यूज कर लें तो यहाँ पर हम लोग की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। या फिर हम लोग का जैसे दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा था? जैसे जहां पर हम लोग कॉइल्स को रखे हुए थे, ऐसे कॉयल को रखे हुए थे, और इस कॉयल पे हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर एक बैटरी लगी थी, और उस बैटरी की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। ठीक है, क्या जनरेट हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इससे पास हो रही थी, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके पास होने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो अब देखो, हमें ये बढ़ाना है बी, तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दें। कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट कर दें, तो जब इस यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट करेंगे तो उस पे यहाँ पर बढ़ाने की वजह से बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू बढ़ जाएगी इस जगह पर, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जिससे कि फ्लक्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फिर ये। दूसरा, हम लोग अगर एरिया किसी तरीके से बढ़ा सके तो हो सकता है, या फिर अगर हम लोग इसको जैसे मूव करा रहे थे ना, इसको, इस सेटअप को, तो अगर उसको हम लोग रैपिडली आगे पीछे करें तब यहां पर डिफ्लेक्शन बढ़ सकता है। तो सोचना है आपको कि कैसे हो सकता है इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए अगर यहां पर आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है और आपको यहां पर इंड्यूस्ड करंट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक इनकैंडेसेंट बल्ब को। इनकैंडेसेंट बल्ब क्या होता है? ये इनकैंडेसेंट बल्ब पे अंदर टंगस्टन की वायर होती है, जो कि इस पे पास होने वाले करंट की वजह से हीटअप होती है और यहाँ पर ग्लो शो करने लगती है। तो अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं तो यहाँ पर हम लोग
इनकैंडेसेंट बल्ब यूज कर सकते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लो प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एलईडी का नाम नहीं लिया या किसी और तरीके के बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके पास एक कट ऑफ वोल्टेज होता है, जो कि हम जब इस क्लास 12 के चैप्टर 14 को पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, तब जानेंगे। बट अभी क्या है, सिंपली ये होता क्या है, इस पे इनकैंडेसेंट बल्ब पे एक सिंपल सी वायर, जैसे इस पे करंट फ्लो करता है वैसे ही ये ग्लो करता है। जितना ज़्यादा करंट होता है ये उतना ज़्यादा ग्लो करता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की जगह पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जितना ज़्यादा करंट होता है तो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और यहाँ पर जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा यहाँ पर ग्लो। तो गैल्वेनोमीटर को ये रिप्लेस कर सकता है इनकैंडेसेंट बल्ब, छोटे छोटे। ठीक है, येलो लाइट वाला जो बल्ब आता है ना, येलो कलर का, अब वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी आपने नोटिस जरूर किया होगा, पहले आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो उस तरीके के छोटे बल्ब को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल को, जहां पर कि हमारे पास क्या है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप जिसका की साइड है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईस्ट वेस्ट प्लेन, देखिए पेपर में जब भी ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन यानी कि एक ऐसा प्लेन जो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे रखा हो, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हम लोग ऐसे बनाए, तो ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, अगर ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, तो ये जो है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जो यहां पर है वो हमारा कुछ इस वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो यहां पर ऐसे रखा होगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे टेढ़ा अगर बना दूं, ठीक है, ऐसा जो रखा होगा ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, उसके बाद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला ऑफ दिस 0.1 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन में सेटअप करी गई, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन 0.7 सेकेंड्स। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिक्रीज कर दिया गया टू जीरो, कितने सेकंड्स पे, 0.7 सेकंड्स पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि इनिशियली हमारी 0.1 टेस्ला थी, वो फाइनली कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 0.7 सेकंड्स। इतने टाइम पे ये रिड्यूस हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमें बताना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है माइनस डी फाई पी बाई डी टी। ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग सिंपल करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो डेल्टा टी क्या हो गया हमारा, 0.7 सेकेंड, यहां से यहां तक चेंज इन टाइम यही तो है, और चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा वो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, फिर उसके बाद घट के इतनी हो गई। तो इसको हम लोग निकालेंगे ऐसा कि अब देखो जो हमारा बन रहा था वो ऐसा बन रहा था, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में प्लेन था अगर, ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की थी डायरेक्शन वो थी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ऐसी। तो अगर हम लोग एंगल देखें इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ये एंगल 45 बन रहा है। तो जो थीटा था वो हमें पता चल गया 45 डिग्री, क्योंकि देखो फाई का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, हमें ये जानना जरूरी है, तो थीटा पता कर लिया। उसके बाद एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना गिवन है, इधर 10 सेंटीमीटर और इधर 10 सेंटीमीटर। तो हम इससे
एरिया निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैसे किया मैंने, देखो सेंटी का ये यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे में लगा हुआ स्क्वायर, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻², तो इस पे जब स्क्वायर लग जाएगा और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो था, सेंटी को लिख दिया 10⁻², उसका स्क्वायर कर दिया, मीटर पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻⁴, वही लिख दिया यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमने इसको रखा तो ये निकल कर आ गया इस एरिया का वैल्यू। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, हमें थीटा पता चल गया 45। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली कितनी थी, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड वो थी हमारी, ठीक है, कुछ गिवन थी। तो अगर हम लोग इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं फाई आई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा 0.1। ये थी मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेस्ला दिया हुआ था इनिशियली। जो एरिया था वो तो कांस्टेंट ही है, तो 10⁻² डिवाइडेड बाई यहां पर √2 आ गया। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा है और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इस चीज को हम लोग ने यहां पर लिखा, जिससे कि हमारे इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया कि इनिशियली कितना मैग्नेटिक फ्लक्स था। उसके बाद यहां पर जो फाइनल फ्लक्स होगा वो हो गया 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हो गई थी 0। क्वेश्चन में हमें ये चीज दी हुई थी। और कितने देर में ये हुआ था, 0.7 सेकंड में। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो हम लोग ने चेंज इन फ्लक्स देखा, उसका मॉड लिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किया। तो मॉड जब हम लोग देखा तो फाई माइनस फाई 0 कर दिया, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करिए चाहे इनिशियल माइनस फाइनल करिए, हमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। इस वजह से हम लोग ने ये मॉड लगा रखा है, और मॉड की वजह से ही इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। इनिशियल की वैल्यू हमें निकल कर आ गई कितनी, 10⁻³ डिवाइडेड बाई √2, ये निकल कर आई थी इनिशियल की। तो इनिशियल माइनस 0 यानी कि इतना ही रहेगा, और इसको डिवाइड कर दिया कितने टाइम पे चेंज हो रहा है, और वो हो गया 0.7। तो ये निकल कर आ गया हमारा कितना, 1 मिली वोल्ट, 1.0 मिली वोल्ट, या फिर सिंपली कहें कि 1 मिली वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू भी हमारी वोल्ट्स पे ही मेजर करी जाती है। मिली ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया, जो कि होता है 10⁻³ ठीक है, तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट्स। इतना उस पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इतना तो निकल कर आ गया ईएमएफ। अब हमें बताना है इस पे इंड्यूस्ड करंट को। तो ईएमएफ पता चल गया, सिंपली अब हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, और हम लोग निकाल लेंगे, R की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, तो जो I हो जाएगा वो हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई R, 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.5 ओम। तो ये हमारा सॉल्व होकर निकल आएगा 2 मिली एम्पियर। यानी कि अगर हम लोग उस पर मेजर करें, जो भी हमारा पूरा सेटअप था उसमें हमें 2 मिली एम्प्स का करंट देखने को मिलेगा, और उसमें जो वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट्स। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, इस एग्जाम्पल को यहां पर रखने का मीनिंग क्या है, वो ये है कि आपने अभी तक नोटिस किया हो चाहे ना किया हो, आपके मन में ये चीज जरूर आनी चाहिए थी कि जब इसको हम लोग ने यहां पर बनाया, ठीक है, ये जो था हमारा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये था, और जो हमारा एरिया था वो ऐसा था। ठीक है, तो इस एरिया में जो हमारा फ्लक्स था वो एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई थी ऐसी, उसकी वजह से था। दूसरा फ्लक्स था, देखिए ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होती है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इसको चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया है क्यों होती है। तो यहां पर हमारा साउथ टू नॉर्थ होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग ने क्यों नहीं देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस वजह से नहीं देखा क्योंकि ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब चेंज इन फ्लक्स हो। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में और एंड में, यानी कि इनिशियली और फाइनली
दोनों टाइम पर इसकी जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बी चेंज नहीं हो रहा, इस मैग्नेट ये यहां पर जो हमारा एरिया है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो यहां पर थीटा है वो चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? वो फ्लक्स जो कि होगा इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है उसमें जो चेंज है वो है जीरो। वो कितना है? जीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब चेंज जीरो है यानी कि हमारा उसकी वजह से किसी भी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए ये एग्जाम्पल चूज किया गया है कि कभी भी हम लोग जब भी देखते हैं तो चेंज इन फ्लक्स देखते हैं, कभी भी ये नहीं देखते कि फ्लक्स है या नहीं है, उस फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर चेंज नहीं होगा तो किसी भी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, अगर चेंज हुआ तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर? इसी वजह से जैसे हम लोग अभी बैठे हैं और यहां पर हमारे थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है, या हम एक लूप को ऐसे लेके बैठ जाएं, ठीक है, यहां पर एक लूप को लेके बैठ जाएं और उस लूप को लेकर बैठने में हम सोचें कि अर्थ की तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास हो रही है, तो ये क्यों नहीं इस पे करंट इंड्यूस हो जाता? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे रखा हुआ है उस केस में यहां से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो होगी कांस्टेंट, जो इसका एरिया है वो है कांस्टेंट, जो एंगल है वो है कांस्टेंट। तो जब सब कुछ कांस्टेंट है तो किसी भी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर उसी लूप को, अगर उसी कॉइल को हम लोग रोटेट करने लगे या मूव कराने लगे किसी तरीके से, कुछ भी करो, फ्लक्स अगर किसी तरीके से उस पर चेंज कर दिया उससे पास होने वाला, तो डेफिनेटली उस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो फिर हम जो ये एक्सप्रेशन होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, इससे हम लोग उस चीज को निकाल लेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, चेंज इन फ्लक्स हम लोग ढूंढते हैं, हमेशा चेंज इन फ्लक्स को। क्लियर? तो आई होप जो आज की चीजें थी वो आपको समझ पे आई होंगी। हम लोग आगे इसी तरीके से जो इस पे आगे वाली चीजें जैसे कि लेंस लॉ वगैरह उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।